Hello dear students, my name is Gurjot Singh. This is 11th class, chapter number 2, lecture number 5. In the previous lecture, we discussed about second chapter of 11th class, atomic structure of atom. We defined some terms like atom, ion, cation, anion, electron, proton, etc. etc. We introduced to the discovery of atom and subatomic particles. In the previous lecture number 4, we discussed about J.J. Thomson model, which was watermelon model, which were failed by Rutherford due to their so many limitations. Rutherford model is named as Rutherford's nuclear model also, because in the Rutherford model mainly Rutherford discovered nucleus. What is nucleus? Nucleus where positive charge of the atom present and highly concentrated, and the mass of the atom due to this positive charge. Okay, to know about nucleus and Rutherford model, you can listen my previous lecture number 4. This is lecture number 5. Okay, mainly in the Rutherford model there are some observations which were proposed by nuclear model. सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और सेकंड थी इलेक्ट्रॉन है जो एक स्पीड के साथ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जो दोनों हैं इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन रुदरफोर्ड मॉडल में भी बहुत बड़ी कमी थी। क्या थी रुदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन? ठीक है, रुदरफोर्ड मॉडल ने अपने मॉडल को इस तरह से बताया था कि जैसे सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उसी तरह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से जो प्लैनेट्स है जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और इस फोर्स को हम एक फॉर्मूले की मदद से, जो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है उसकी मदद से दर्शाते हैं। लेकिन एक इसकी कमी थी। कमी क्या थी? जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। जो ग्रेविटेशनल, देखिए फिजिक्स दो तरह की है, मैकेनिक्स की दो तरह की होती है, यानी कि फिजिक्स दो तरह की है। एक तो क्लासिकल फिजिक्स जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, और एक क्वांटम फिजिक्स जो अब न्यू एरा है, जिसका न्यू एरा चल रहा है। जो ओल्ड कन्वेंशंस थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स में जाती थी, जो अब न्यू वाली आ रही हैं कन्वेंशंस वो क्वांटम में जा रही हैं। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे एक गांव है, अगर किसी गांव की बात करें तो हम उसे क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हैं कि गांव की ये प्रॉपर्टीज़ है भाई, गांव में इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोगों ने एमएससी की हुई है, इतने लोगों ने पीएचडी की हुई है, वगैरह वगैरह। अगर हम किसी गांव की, किसी होल गांव की, किसी विलेज की बात करें, बट इफ वी गो टू द रैंडमली टू द एनी हाउस, जब कभी हम छोटे स्मॉल स्केल पर किसी हाउस के बारे में बात करें, किसी इंसान के बारे में, पर्टिकुलर के बारे में बात करें, तो वो क्वांटम में चला जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो ये थ्योरी थी वो तो
वेल डिफाइंड हुई ऑर्बिट के अराउंड, जैसे सन के घूम रही है उस तरह से। तो उसी तरह से उन्होंने और इलेक्ट्रॉन के लिए कह दी। लेकिन यहाँ पर एक वो बात को प्रूव करना भूल गए जो मैक्सवेल ने उस समय में बनाई थी, कि बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जिसे हम ईएम रेडिएशंस कहते हैं, वो एमिट करते हैं। मींस मैक्सवेल ने तब एक थ्योरी पास की थी। क्या पास की थी? कि जब कोई चार्ज इस तरह से कर लेते हैं, जैसे कोई एक सर्कुलर पाथ हो और उसमें एक कोई चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो जो चार्ज जब घूमता है किसी एक्सेलरेशन के साथ, ये मैक्सवेल ने कहा था, तो वो ईएम रेडिएशन, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, वो एमिट करता है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया था। और ये हम एमिशन स्पेक्ट्रा के थ्रू ऑब्जर्व भी करते थे। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब किसी एटम से कोई रेडिएशंस को आ रही हों, जब कोई एटम से रेडिएशंस आ रही हों और उन्हें ऑब्जर्व किया जाए तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रा, ये हम आगे बात भी करेंगे, तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, जब किसी एटम से रेडिएशंस आ रही हों और उसे ऑब्जर्व किया जाए। तो इस तरह से ईएम रेडिएशंस के बारे में बात हुई। तो अगर हम इस थ्योरी को, जो जे वाली थ्योरी है, उसको हमारे रुदरफोर्ड की थ्योरी से मिला दे। रुदरफोर्ड की थ्योरी क्या थी? रुदरफोर्ड की थ्योरी थी कि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उन दोनों में कौन सी एक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में एक फोर्स भी है जिसकी मदद से वो अट्रैक्ट हुए हैं। तो हम यहाँ पे मैक्सवेल के अगर कंसेप्ट को और इस रुदरफोर्ड के मॉडल को मिला दें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक राउंड जैसे मारेगा तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि उसने कहा था कि चार्ज जब मूव करता है तो रेडिएशन इमिट करता है। तो फिर वो अगली बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेगा, वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से वो अंदर जाता जाएगा और क्लैप्स कर जाएगा। इसको दोबारा समझिएगा। मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट ये बताता था कि जो चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। तो जब हम इस बात को रुदरफोर्ड के मॉडल से जोड़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक मूव कर रहा है तो वो चार्ज है, तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। अगर रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो वो मूव करता जाएगा और अंदर जाता जाएगा, मूव करता जाएगा, अंदर जाता जाएगा, और एक दिन न्यूक्लियस में क्लैप्स कर जाएगा, उसमें खत्म हो जाएगा। ये द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्ड ऑन बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, you may sense the motion electron orbital leading instability around the, if the electron were stationary, the attraction dense would pull electron towards the nucleus। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर चला जाएगा और क्लैप्स कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरह से क्लैप्स कर जाते और अंदर चले जाते न्यूक्लियस में तो एटम खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन एटम खत्म नहीं होते हैं। एटम एक स्टेबल चीज़ है जो स्टेबिलिटी बना के रखती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह से ये रुदरफोर्ड का मॉडल ड्रॉबैक में चला गया और फेल हो गया। लेकिन रुदरफोर्ड के मॉडल ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी न्यूक्लियस की। तो इसके बाद आया था बोर्स मॉडल। लेकिन बोर के मॉडल को बात करने से पहले आज हम किसी और टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक था एटॉमिक नंबर एंड एक है मास नंबर। तो मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था
कि जब कोई एटम को लिखा जाएगा, जब कोई एटम को लिखा जाएगा तो उसके इस तरफ पैर में एक वर्ड लगा होगा और इस तरफ पैर में सिर पर एक नंबर लगा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसी एटम की, जस्ट लाइक हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के इस तरह से लिखा जाता है। आप ना पीरियोडिक टेबल चेक कर सकते हो, उसमें इसी तरह से लिखा हो, इसी फॉर्मेट में लिखा होगा, कोई और नहीं। इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, कोई इस तरह का फॉर्मेट भी नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं, यही फॉर्मेट है, जस्ट यही एक वाला कि इस तरह से लिखा जाएगा। या फिर अगर हीलियम को लिखना चाहे देखिएंगे आप तो ऐसे लिखा होगा, इसी फॉर्मेट में लिखा होगा। लिथियम 3rd नंबर पर आता है तो उसे इस तरह से लिखा गया होगा। आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल कि आपके बुक के पहला पेज ही है पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या है, ये नंबर क्या है, ये इसी की बात करते हैं। तो जो ये फर्स्ट नीचे वाला नंबर है, जब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। तो इसमें जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, एंड ए क्या है, ए है मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमने बात की हुई है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये रहा, तो ये हमने बात की हुई है। चलो आगे हम 2 टर्म्स डिफाइन करते हैं, बहुत अच्छी टर्म्स है, दैट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। पहले हम बात करेंगे आइसोटोप की। मैंने कहा कि हाइड्रोजन के इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक बात तो पता चल रही है कि किसी भी 2 एटम एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो उनके ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई एटम हो, कोई एक्स एटम हो जिसके नीचे वाला नंबर तीनों का सेम हो और ऊपर वाला नंबर क्या होता जाए, चेंज होता जाए। 1 हो, 2 हो ना एटम, 3 हो, जितने भी हो, 4 हो, 5 हो, तो हाँ हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनका एटॉमिक नंबर तीनों का ही 1 है, लेकिन इनका मास नंबर तीनों का क्या है, इनका मास नंबर क्या है, अलग अलग है। अब आप बोलोगे कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ये हमको कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ड्यूटेरियम में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 1 है, और ट्रिटियम में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन इन जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर, अब ऊपर मास नंबर ही था ना, ये मास नंबर तीनों का क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, C6 12 13। अब ये दोनों कार्बन है, इनका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एक का मास नंबर 12, एक का 13 है, तो ये दोनों होगी आइसोटोप्स। ये होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होते हैं, डेफिनेशन बताने ले जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। आइसोटोप्स आर दोज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब आइसोबार्स की बात कर लेते हैं। आइसोबार होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जी हाँ, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन,
इनका एटॉमिक नंबर एक का 6 है, एक का 7 है, लेकिन एक का एटॉमिक मास नंबर 12 है, सॉरी 14 है, एक का दूसरे का भी 14 है। इसका आइसोटोपिक 14 वाला भी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। आइसोबार्स आर दोज विच हैज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस तरह से ये टर्म्स डिफाइन की जाती है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक के बारे में बात की, आइसोटोप के बारे में बात करी, आइसोबार के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, और जो आधुनिक इस समय का एटॉमिक मॉडल है उसकी तरफ की बात करेंगे। थैंक यू।